हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों इजी है वो भी बता देता हूँ। देखो, इस चैप्टर में ना तो हमें जो है कोई गेनिंग रेशियो निकालना, ना सेक्रीफाइस रेशियो, ना न्यू रेशियो और ना ही कोई गुडविल का ट्रीटमेंट करना, जैसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में करते थे, डेथ ऑफ पार्टनर में करते थे। पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग होता है कि बिजनेस क्लोज हो जाना। एडमिशन ऑफ पार्टनर था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर था, डेथ ऑफ पार्टनर, उनमें बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था। वो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसका मीनिंग है बिजनेस आज एंड हो गया और पार्टनर के बीच जो भी इकोनॉमिक रिलेशन थे वो भी एंड हो गए। देखो, पहले मीनिंग देख लो। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस ऑफ फर्म इज क्लोज्ड, यानी कि जो बिजनेस है वो क्लोज हो गया आज, उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। उसके बाद एज ए रिजल्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड, और जो पार्टनर के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन थे वो भी आज एंड हो गए। इट डिफर फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि ये चीज़ इससे डिफर है। कैसे डिफर है? विच मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बट द फर्म कंटिन्यू, यानी कि फर्म तो कंटिन्यू थी। याद करो, एडमिशन ऑफ पार्टनर को ही तो बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट को भी यही बोलते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि उसके अंदर बिजनेस एंड हो गया, बिजनेस क्लोज कर दिया, पार्टनर के बीच भी जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिलेशन थे वो भी एंड हो गए। मोड कौन से है वो देखते हैं कि भाई किस वजह से जो है डिसोल्यूशन हुआ। एक होता है, देखो, म्यूचुअल एग्रीमेंट, वॉलंटरी, यानी कि आदमी पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं, जितने भी फर्म में पार्टनर हैं, कि भाई बिजनेस को क्लोज कर देते हैं। भाई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन हो सकता है? कई साल से, पिछले कई साल से हैवी लॉस चलता आ रहा है, हर साल फर्म को लॉस हो रहा है, तो पार्टनर डिसाइड करते हैं इसको क्या कर दें, डिजोल्व कर दो। उसको बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। एक होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी कब होगा? जब या तो जितने भी पार्टनर हैं सारे के सारे बैंकरप्ट हो गए, जिसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं, या कभी कभी बिजनेस हमारा जो है इलीगल डिक्लेयर हो जाए, उस केस में भी क्या हो जाएगा, वो कंपलसरी डिसोल्यूशन, यानी कि बिजनेस वाइंड अप होगा। एक है ऑन हैपनिंग ऑन एन इवेंट, यानी कि हमने कोई ज्वाइंट वेंचर के लिए बनाया था, पार्टनरशिप जब बनाई थी कि ये वाला पर्पज जब कंप्लीट होगा तो हम बिजनेस को क्लोज कर देंगे, तो हमारा जब इवेंट कंप्लीट होगा तो उस केस में भी क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो जाएगा। बाई नोटिस, ये क्या है, जब पार्टनरशिप एट विल हो तो एक पब्लिक नोटिस देके भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। स्टे डिसोल्यूशन बाई कोर्ट। अब ये मीनिंग क्या है कि ज़्यादातर इसके अंदर जब कभी पार्टनर में डिस्प्यूट हो या पार्टनर जो है अनकैपेबल हो जाए, अनसाउंड हो जाए, ऐसे केस में कोर्ट को ये लगता है कि बिजनेस को वाइंड अप करा देना चाहिए, बिजनेस को डिसॉल्व, तो कोर्ट डिसॉल्व करा सकता है। तो ये तो हमारे मोड थे। अब देखो, इसके अंदर जो है क्या करती होगी फर्म, अपनी सारी असेट्स को सेल आउट करेगी। भाई बिजनेस तो आपका क्लोज हो गया तो फर्म के पास असेट्स तो है, अच्छा लायबिलिटी भी जरूर होगी, तो पहले फर्म सारी असेट्स को रिलीज करती है, यानी कि उससे जो है क्या करती है, उनको सेल आउट करती है और उससे कैश का इनफ्लो हो जाएगा। उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी को पे ऑफ कर देंगे और जो बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके अकॉर्डिंग जितना उनका ड्यूज बनता होगा। क्लियर हो गया? ये तो इसके अंदर ये है। अब इसमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इसमें हमें बनाने पड़ेंगे। नंबर 1 बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तक आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख रखा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट में और डेथ ऑफ पार्टनर में। रिवैल्यूएशन में तो हम क्या करते थे, जितना भी एसेट से एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हुआ या लायबिलिटी पर कोई लॉस हुआ या लायबिलिटी से कोई इनकम हुई तो वो ले रहे थे। यहाँ पर बनता है रियलाइजेशन, ये अलग है, कहीं आप रिवैल्यूएशन से कंपेयर करो। रियलाइजेशन का मतलब ही समझ लो रिलीज करने वाला अकाउंट, यानी कि रिकवरी अकाउंट, ऐसे समझ लो। नंबर 2 बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ऑलमोस्ट वैसे ही बनते हैं जैसे अब तक हमने बनाए, बस इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं आएगा। उसके बाद फिर लास्ट में बैलेंस शीट नहीं बनती, इसके अंदर क्या बनता है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस ही वाइंड अप हो गया। जब बिजनेस वाइंड अप हो गया तो क्या करा होगा बिजनेस ने, सारी असेट्स को सेल आउट कर दिया होगा, उसके पास मनी आ गई होगी, उसने आउटसाइड लायबिलिटी को पे कर दी होगी और बची हुई मनी को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट दोनों में से जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो बनता है। तो 3 अकाउंट मेजर बनते हैं, ध्यान रख लो। अच्छा, पार्टनर लोन अकाउंट भी कभी कभी बोलता है बनाने को। लोन, पार्टनर के लोन 2 तरीके से आपको दिखेंगे, एक असेट साइड हो सकता है, एक लायबिलिटी साइड। देखो, लोन गिवन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दे रखा है किसको, फर्म को, इट विल शो ऑन द लायबिलिटी साइड, तो इसका अकाउंट कभी पूछता है तो वो बना लेंगे। ऐसे ही कई बार लोन आपको असेट साइड दिख जाए पार्टनर का, वहां पर यानी कि फर्म एज गिवन लोन टू पार्टनर, फर्म ने दे रखा है पार्टनर को। इस केस में तो क्या था, पार्टनर ने फर्म को दे रखा था। इस केस में क्या है, असेट्स में दिख जाए तो यानी कि पार्टनर ने लोन ले रखा है फ्रॉम द फर्म। और फिर जर्नल एंट्री, क्लियर है।
तो आज मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट सिखा दूंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है। तो अब वो देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक एक करके सीखेंगे तब समझ आएगा। तो सबसे पहले हमारे लिए नई चीज़ तो रियलाइजेशन अकाउंट ही है। तो आज रियलाइजेशन अकाउंट को देखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। मैं इसका फॉर्मेट आपको सिखा रहा हूँ, वो देखो आप। इसको काफ़ी ईजी तरीके से बनाने की मैंने कोशिश करी है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो कैसे है, देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है जैसे बनाना है हमने। ये इसकी नेचर की बात करते हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट है। अब देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको सारी असेट्स को लिखना है जो बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी। देखो बैलेंस शीट में असेट साइड दिख रही होगी, टोटल असेट्स को यहाँ लिख दोगे क्योंकि उनको रिलीज करना है। उनमें से 8 असेट्स को छोड़ना है, वो कौन कौन सी है वो नोट कर लो। यदि कैश नहीं लिखना आपने इसके अंदर, जब आप बैलेंस शीट से कॉपी करोगे यानी कि सारी असेट्स लिखोगे लेकिन इन 8 असेट्स को छोड़ दोगे, यानी कि 8 असेट्स को नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना वो भी लॉजिक बताता हूँ। कैश नहीं लिखना, बैंक नहीं लिखना, उसके बाद कैपिटल अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, पार्टनर की ड्राइंग्स हो, P&L डेबिट बैलेंस हो या फिक्टिशियस असेट्स हो। क्लियर है, ये नहीं लेने। फिक्टिशियस असेट्स का मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 8 असेट्स इसलिए नहीं लेनी क्योंकि ये मार्केट में कैश में रिलीज नहीं होगी। कैश तो अपने आप में ही कैश है, बैंक बैलेंस भी अपने आप में है। ये सारी ऐसी असेट्स है जो मार्केट में नहीं बिकती हैं, इसलिए इनको नहीं लिखते। इनके अलावा जितनी बचेंगी सारी लिखी जाएंगी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, वो सारी लिखोगे। गुडविल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गए, जितने भी दे रखे होंगे सारी असेट्स लिख दो 8 को छोड़कर। ये तो असेट साइड से हुआ। अच्छा, ये जो असेट्स हैं इन्हीं के अगेंस्ट में कई बार आपने देखा होगा किसी के अगेंस्ट में प्रोविजन बना होता है। जैसे डेटर के अगेंस्ट में ज़्यादातर दिखता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो आपने यहाँ लिख देना है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट हमारे पास है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, वो आपने इधर लिख देना है। मशीन के अगेंस्ट में आपने डेप्रिसिएशन फंड बना रखा होगा तो वो इधर लिख दोगे, यानी कि 3 के अगेंस्ट में ज़्यादातर रिजर्व दिखता है असेट्स में, तो वो यहाँ लिखेंगे। अब लाइबिलिटी साइड से क्या क्या लेना है वो देखो, सारी लाइबिलिटी लिखेंगे। जैसे यहाँ सारी असेट्स लिख रहे थे 8 को छोड़कर, ऐसी लाइबिलिटी भी लिखेंगे सारी। कौन कौन सी लाइबिलिटी को छोड़ना है, देखो ये तो आई गई यदि लाइबिलिटी में दे रखी है तो इनको तो यहाँ ले लिया हमने, इनको छोड़ना है। देखो कैपिटल नहीं लेना, करंट अकाउंट क्यों नहीं लेना, क्योंकि इनको पे नहीं करते, ये कैपिटल अकाउंट है, बाद में फाइनल में पे ऑफ हो गया। उसके अलावा P&L नहीं लेना, कोई रिजर्व है तो रिजर्व नहीं लेना। इसी तरीके से लोन फ्रॉम पार्टनर ये नहीं लेने। ये लाइबिलिटी साइड से आपने आइटम लिखनी है, सारी लाइबिलिटी लिख दो जो जो दे रखी हैं, इनको छोड़कर। क्लियर हो गया। अब नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होगी, एडजस्टमेंट में ये असेट्स बता रखी होंगी जो लिखी है कि कितने में रिलीज हो रही है, कितने की सेल आउट हुई, तो उसको यहाँ लिखते हैं अपोजिट साइड। ये मैंने लिख दिया ना, इसीलिए फ्रॉम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी बिलो द बैलेंस शीट, तो वहाँ बता रखा होगा कि मशीन कितने की सेल आउट हुई, मशीन किसने टेक ओवर करी, जितने की सेल आउट करी यहाँ लिख दो, बैंक लिखो या कैश स्लैश है। आपसे क्वेश्चन में कैश अकाउंट कह रहा है तो कैश लिख दो बैंक की जगह है, कुछ बैंक लिख रहा है तो बैंक अकाउंट लिख दो, दोनों में से कोई एक लिखना है। जितने की असेट्स बिकती है आपको ये नहीं देखना उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। जैसे रिवैल्यूएशन में तो हम देखते थे कि वो कम हो गई या ज़्यादा, यहाँ कुछ नहीं है। उसकी जो बुक वैल्यू आपने यहाँ लिख दी, जितने की आपकी सेल आउट हुई यानी कि सेल वैल्यू को आपको क्रेडिट में लिख देना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर जो है यदि पार्टनर टेक ओवर करता है, अच्छा कौन सी असेट्स लिखनी है, दोनों, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड है। मार्केट जैसे ही आपके पास कैश रिलीज हो गया फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स तो क्रेडिट दिखा दोगे। ऐसे ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, यदि कोई असेट्स को टेक ओवर करता है पार्टनर तो इधर दिखा देंगे। क्लियर हो गया। अब ये जो लाइबिलिटी आपने लिखी ये पे ऑफ नहीं होनी लाइबिलिटी, ध्यान रखना, ये वाली लाइबिलिटी पे ऑफ होनी है जो आपने लिखी। जैसे क्रेडिटर लिखा होगा, बिल्स पेबल लिखा होगा, बैंक लोन लिखा होगा, या पार्टनर के रिलेटिव से लोन ले रखा है वो, उनकी पेमेंट आप डेबिट में करोगे, टू बैंक टू कैश। क्लियर है। ना भी लिखे लाइबिलिटी के बारे में तो हमें खुद पेमेंट करनी है। असेट्स में कंडीशन है कि कोई असेट्स आपने उसकी बुक वैल्यू तो लिख रखी है, जैसे मशीन है, लेकिन मशीन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं लिखा कितने की रिलीज हुई तो फुल वैल्यू से आएगी। टेंजिबल असेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा तो फुल वैल्यू से आएगी। इनटेंजिबल असेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा तो वो जीरो हो जाएगी, वो नहीं आएगी। जैसे गुडविल यहाँ तो है, बुक में तो दिखा रखी थी तो बुक वैल्यू तो हमने यहाँ लिख दी, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो सेल हुई या नहीं, तो उसको जीरो मानेंगे। इंटेंजिबल असेट्स याद रख लो, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनके बारे में, इंटेंजिबल असेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो लिखनी ही नहीं है। लेकिन इंटेंजिबल असेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा तो फुल वैल्यू। लाइबिलिटी का सीधा है, किसी लाइबिलिटी के बारे में बता रखा है, पे कर रखा है तो यहाँ टू बैंक कर दिया, नहीं लिखा तो जितने की लाइबिलिटी रिकॉर्ड में हमारे बुक में वो आप यहाँ पे कर दोगे। ये पे कर देंगे बैंक और कैश अमाउंट पेड टू लाइबिलिटी, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड, दोनों यहीं पर पे होंगी। कभी कोई पार्टनर पे करता है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या पार्टनर ने कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिए, यहाँ पर एक एक्सपेंस आएंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस,
वो कौन से होते हैं, जब हम असेट्स और लाइबिलिटी को पे करते हैं तो उसके ऊपर जो हमारे एक्सपेंस होंगे इट इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो वो डेबिट साइड आ जाएंगे। यदि पार्टनर ने पे कर रखे हैं तो पार्टनर का नाम लिख दो, और कुछ नहीं लिखा तो टू बैंक कर देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, जैसे ये लिख दी हमने। फिर ये डिफरेंस आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस लिख दो। भाई इधर का टोटल ज़्यादा बन जाए और उधर का कम तो लॉस हो गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उधर का ज़्यादा हो जाए और इधर का कम तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, प्रॉफिट। इधर आएगा तो प्रॉफिट, उधर आएगा तो लॉस। तो ये फॉर्मेट था। भाई पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट से लेंगे, पहले असेट्स को लिखो यहाँ पर, फिर लाइबिलिटी को इधर लिखो। ये मैंने बता दिया कौन सी असेट्स नहीं लिखनी, ये 8 असेट्स याद रख लो। क्यों है मैंने बता दिया, ये क्योंकि कैश में सेल नहीं करते, ये कैश में रिलीज नहीं होंगी, इनको बेचा नहीं जाता। ऐसी लाइबिलिटी आपको बता दी है पार्टनर से रिलेटेड है, जिनकी पेमेंट पहले नहीं करेंगे। पहले किसकी, आउटसाइडर की पेमेंट। और ये असेट्स के अगेंस्ट में रिजर्व बना रखे हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो प्रोविजन जो है वो तीनों आ जाएंगे, 3 ही दिखेंगे आपको, IFR दिखेगा, प्रोविजन दिखेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डेप्रिसिएशन। लाइबिलिटी की पेमेंट इधर, असेट्स रिलीज की पेमेंट इधर, ऐसे क्रॉस करके करना है। क्लियर है। यदि असेट्स को टेक ओवर पार्टनर करता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। कुछ नहीं लिखा कितने की सेल हो गई मार्केट में तो भाई बैंक कर दो या कैश। क्लियर है। लाइबिलिटी की पेमेंट यहाँ आ गई, इनकी कोई पेमेंट नहीं होगी, इन 3 की ध्यान रख लो। तो ये था फॉर्मेट हमारा। जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। तो अब इसके बेस पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन शुरू कर देंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करा दिया, मीनिंग समझा दिया, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है वो बता दिया, उसका फॉर्मेट बता दिया। नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन करेंगे, आप इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।